बच्चों, इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका वेलकम है। आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ये तीनों जो है ना बच्चों आर्थिक क्रिया के ही रूप है। यानी पैसे कमाने के लिए या तो हम कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कोई पेशा करते हैं या फिर रोजगार करते हैं। बच्चों रोजगार को ना नियोजन भी बोला जाता है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक आपके सामने खोलते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए। तो पहले पढ़ते हैं हम व्यवसाय। तो यहाँ मैंने व्यवसाय से आशय लिखा है, आप लोग देख सकते हो। विलियम्स स्प्रगल के अनुसार व्यवसाय में लाभ अर्जन के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित समस्त क्रियाएं को शामिल किया गया है। मतलब बच्चों इजी शब्दों में बोलूं तो एक व्यवसाय में वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, उत्पादन करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, दुकानदारों ग्राहकों को बेचते हैं। ये सारी क्रियाएं जो भी करते हैं ना हम, ये सब काम वस्तु के उत्पादन से लेकर विक्रय में, ये सारी क्रियाओं को क्या नाम दिया गया है बच्चों, व्यवसाय का नाम दिया गया है। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो हम नीचे दे सकते हैं। व्यवसाय शब्द उन समस्त आर्थिक क्रियाओं को समावेशित करता है जो लाभ अर्जन के लिए किया जाता है। बच्चों कोई व्यक्ति भी व्यवसाय करेगा तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, क्या नहीं मालूम? अरे भाई लाभ पाना, लाभ अर्जन करना, इनकम कमाना, प्रॉफिट कमाना, यही तो है। हम कोई व्यवसाय खोलते हैं तो व्यवसाय का हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। फिर भी थोड़ा डाउट है तो हम इसकी विशेषताओं पे चले जाते हैं। आपको पता है बच्चों, ये जो विशेषताएं होती है ना उसे ही लक्षण भी बोलते हैं। कई बार लक्षण बोलते हैं, विशेषताएं बोलते हैं या तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब यहाँ पर देखिए व्यवसाय के विशेषताओं से आपको जो भी डाउट है ना बच्चों सारा क्लियर हो जाएगा कि व्यवसाय होता क्या है। एक चीज मेरा जो गुरु मंत्र है ना बच्चों, जो मैं हर किसी को देती हूँ, आप सबको देना चाहूंगी कि आप लोग ना ये विशेषताएं ना टेंशन मत लिया करो, एकदम इजी है। अगर आप आशय जानते हो या फिर अर्थ जानते हो उस वस्तु का तो आप आराम से उसके लक्षण बना लोगे, क्योंकि लक्षण वो होता है जो उसमें मौजूद होते हैं। अब देखो कैसे, अब देखिए उपयोगिता का सृजन करना व्यवसाय की पहली विशेषता है, किसी उपयोगिता का सृजन करना। अब हम कहीं पर उत्पादन करते हैं मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम खेत में फसल उगाते हैं। यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे उत्पादन मतलब जब हम किसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, उसका रंग रूप आकार परिवर्तन कर देते हैं और उसको कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। मान लो हाँ, एक लकड़ी हमको दे दिया गया, सिर्फ वो क्या काम आएगा, जलाने का काम। लेकिन उसी वस्तु को मैं आकार को चेंज कर दूं, है ना, उसमें कलर कर दूं, कुछ अच्छा क्रिएटिव यानी बोलना चाहिए उसमें कलाकारी कर दूं, मुझसे क्या बोलना चाहिए, टेबल बना सकती हूँ, सोफा बना सकती हूँ, बेड बना सकती हूँ, अलमारी बना सकती हूँ। तो बच्चों किसी वस्तु में इसी प्रकार का जब हम परिवर्तन करते हैं ना, वही उत्पादन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए उपयोगिता का सृजन, जब हम किसी वस्तु को उसमें कलाकारी करके उसका उत्पादन कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, तो वो हमारे उपयोगी हेतु तैयार हो जाता है। जैसे लकड़ी को हमने काट पीट कर टेबल कुर्सी बना दिया, बन गया ना, तैयार हो गया ना हमारे लिए, तो वही हुआ उपयोगिता का सृजन। किसी वस्तु में इस प्रकार के निर्माण कर देना कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। पहले लकड़ी थी, कुर्सी बन गया तो उसकी उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यही तो है बच्चों उपयोगिता का सृजन। आई होप आपको पहली विशेषता अच्छे से याद हो गई होगी। दूसरा है लाभ अर्जन उद्देश्य। देखो बच्चों कोई भी व्यवसाय किस लिए खोला जाता है, सिर्फ लाभ कमाने के लिए, लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर हमको लाभ नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो व्यवसाय का क्या मतलब। तो बस ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी व्यवसाय किस लिए खोला गया है, लाभ अर्जन के उद्देश्य से। अब थर्ड देखिए विनिमय संबंधी क्रियाएं। अब बच्चों आप लोग को पता है कि विनिमय क्या होता है, नहीं पता? अरे भाई विनिमय मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है विनिमय मतलब?
अब व्यवसाय में अदला बदली का क्या संबंध? तो बच्चों इसमें अदला बदली ही तो होता है। व्यवसाय मतलब हम जहाँ पे विनिमय संबंधी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। विनिमय कैसा होता है? जैसे मैं जो है लकड़हारा हूँ या फिर बोला चाहिए जंगल का मालिक हूँ, मैं बहुत सारी लकड़ियां काट के ले आया, लेकिन मैं खुद क्या उसका टेबल कुर्सी अलमारी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको दूसरे व्यवसायी को बेच दूंगा। तो मैंने व्यवसाय किया कि नहीं? किस चीज का व्यवसाय किया? मैंने लकड़ी का व्यवसाय किया। किसको दिया? लकड़ी बनाने वाले को दिया। उसने व्यवसाय क्या किया? उस लकड़ी में परिवर्तन करके उसको टेबल कुर्सी बनाया। यानी मेरे से उसने ले लिया, मेरे से लेने के बाद उसने कुर्सी टेबल बनाया, उसने किसी और को बेचा। तो यही तो है बच्चों, क्या? विनिमय, अदला बदली। तो इसीलिए कोई भी व्यवसाय होता है ना, उसमें यही विनिमय संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। अब देखिए चौथा आ गया मानवीय आर्थिक क्रियाएं। अब बच्चों मैंने आपको आर्थिक क्रियाएं बताई है जिसमें मनुष्य क्या करता है, अपने लिए धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो ये व्यवसाय के जरिए मनुष्य पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, लाभ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आय प्राप्त कर रहा है ना। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये भी एक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी मानव के द्वारा पैसा कमाने के लिए किया गया काम है। अब देखिए पांचवा है हमारा साहस। अब साहस किसको बोलते हैं बच्चों? आपको तो पता है, मैं बहुत साहसी हूँ। क्यों साहसी हूँ? क्योंकि मैंने एक बिजनेस खड़ा किया है। देखो बच्चों, बिजनेस खड़ा करना किसी आम व्यक्ति की बात नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति जब तक कि उसमें साहस के गुण नहीं रहेंगे वो बिल्कुल व्यवसाय नहीं कर। व्यवसाय के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। ये व्यवसाय में एक जो क्या बोलते हैं, हाँ, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो जो रिस्क उठाता है ना बच्चों, व्यवसाय में जो रिस्क, जिसको जोखिम बोलते हैं, जोखिम उठाता है वो बहुत सारा प्रॉफिट पाता है, और जो जोखिम नहीं उठाता वो बिल्कुल नहीं पाता। और जोखिम उठाने के लिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए? साहस चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि व्यवसाय की एक विशेषता ये है कि इसमें साहस के गुण मौजूद होते हैं। साहस होता है, जिस व्यक्ति में साहस होता है वही व्यवसाय कर सकता है। अगला देखिए छठवां, समाज को लाभ। अच्छा बच्चों, समाज को लाभ तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ गया। कैसे नहीं समझ आएगा? अगर कहीं पे व्यवसाय नहीं होगा तो फिर समाज को कैसे लाभ? मान लो मैं फल व्यवसायी हूँ, मैं फल बेच रहा हूँ सोसाइटी के सामने, समाज में बेच रहा हूँ, तो समाज को फल खरीदने के लिए, सेब खरीदने के लिए कश्मीर तो नहीं जाना पड़ेगा। क्या मिलेगा? हमारे घर के सामने ही मिल जाएगा। दूध का व्यवसायी हूँ, दूध मिल जा रहा है। राशन का व्यापारी हूँ, राशन मिल जा रहा है। कपड़े का व्यवसायी हूँ, कपड़े मिल जा रहा है। सब्जी का व्यवसायी हूँ, सब्जी मिल जा रहा है। तो ये जो भी व्यवसाय खुलते हैं ना बच्चों, उससे हर समाज को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो एक अच्छे समाज को लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। आई होप बच्चों आपको ये व्यवसाय और उसके लक्षण बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पैसा। जो हमने व्यवसाय का टॉपिक पढ़ लिया, क्या था व्यवसाय। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसा। तो बच्चों पैसा किसको बोलते हैं? तो विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पैसा कहलाती है। अब बच्चों पैसा मतलब होता है एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्जित करके उसको करना या विशिष्ट डिग्री प्राप्त करना। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो बच्चों आप इनको जानते ही होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। डॉक्टरी करने के लिए आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, आपको डॉक्टरी का डिग्री हासिल करना पड़ेगा। वकील बनने के लिए आपको वकालत करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पेशा क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है जिसको अर्जित करने के लिए एक विशेष डिग्री लेनी पड़ती है। ये जो पेशेवर व्यक्ति है ना, इनको व्यवसायी हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मरीज का इलाज खुद करता है, जो वकील है वो अपने क्या बोलते हैं अपने क्लाइंट को खुद ही यानी बचाने की कोशिश करता है। इंजीनियर जो है जैसे घर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उसका नक्शा खुद तैयार करते हैं। तो ये जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, वो स्वयं उस कार्य को करते हैं, किसी की सहायता लेकर करते हैं या अपने से नीचे किसी को अटेंड करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि पैसे के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जब भी पैसा है,
बस एक चीज याद रखिएगा, पेशा मतलब विशिष्ट ज्ञान, दिमाग में रखिएगा। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यानी ये सब हर आम व्यक्ति पेशा नहीं कर सकता। पेशा करने के लिए बोलना चाहिए उस जो भी आप पेशा करना चाहते हो उसकी विशेष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको शास्त्रीय संगीत गाते हो तो आप कोई भी व्यक्ति गा सकता है क्या? उसको शास्त्रीय संगीत के लिए विशेष क्या बोलते हैं, कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। कथक करता है तो उसको कथक की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, है ना। वैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जो इलाज करता है तो उसको पूरी डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने में डॉक्टरी पूरा सीखना पड़ेगा। तो ये सब सीखते हैं। पेशा में क्या है, व्यक्ति हर चीजों को शुरू से सीख कर आता है, फिर जाकर वहां पे काम करता है। पेशा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, याद रखिएगा। उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता चाहिए। और आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, फिर आपको आराम से याद आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो हम इसके लक्षण देखते हैं। तो देखिए, पेशा के लक्षण, विशेषताएं या तत्व। हम पेशा को यानी बोलना चाहिए, पेशा के जो लक्षण हैं उसको विशेषता भी बोलते हैं, तत्व भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीनों लिखा है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो इसकी विशेषता देखोगे, आपको आराम से पेशा समझ आ जाएगा। पहला है विशिष्ट ज्ञान का होना। कोई भी पेशा करता है बच्चों तो उसके लिए उस व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी का ज्ञान होना चाहिए, वकील है तो उसको वकालत की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो यही तो है बच्चों विशिष्ट ज्ञान की होना। सेकंड देखिए, सेवा भावना होना। ये जो पेशा होता है ना बच्चों, एक तरह से सेवा में आता है। हम सेवा करते हैं लेकिन निःशुल्क नहीं करते ना, पैसे लेके करते हैं। तो डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, हालांकि पैसा लेता है, लेकिन बेचारा बीमार है, तकलीफ में है, इलाज करके उसकी क्या किया, उसने सेवा किया। ठीक, ये क्या बोलते हैं, वकील होता है, कोई पीड़ित है, बिना अपराध के उसको जेल में डाल दिया गया तो उसको बचाता है ना। तो एक तरह से क्या किया, वो सेवा किया। इसीलिए बोला गया बच्चों कि पेशा में क्या होना चाहिए, सेवा भावना का तत्व होना चाहिए। तीसरा है ईमानदारी व नैतिकता। अब देखो, मैं डॉक्टर हूं तो मैं ईमानदार रहूंगा तभी तो मरीज मेरे पास दोबारा आएगा ना। कोई मरीज अगर बीमार है, मैं ईमानदारी से उसका इलाज किया, उसको सही बताया कि तुमको ये बीमारी है, तुमको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। तो अगर मैं ईमानदार होऊंगा तभी वो मरीज मेरे पास दोबारा आएगा, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो इसमें ये क्या बोला, ईमानदारी का नैतिकता मतलब अच्छे से बात करना। अगर मैं अच्छा आचरण कर रहा हूँ, अच्छे से बात करो। आप लोग ही सोचो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़ा चिड़चिड़ा के बात करता है तो बोलते हो नेक्स्ट बार मैं इस डॉक्टर के पास नहीं आऊँगा। लेकिन वही डॉक्टर आपसे अच्छे से बात करता है तो हाँ, आप दूसरे को भी बोलते नहीं, उस डॉक्टर के पास जाना, वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है और उसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी रहती हैं, फीस भी कम लेता, बहुत ईमानदार है, कोई फालतू पैसा नहीं लेता। तो है मैं डॉक्टर हूँ तो अपने जो डॉक्टरी का मैंने सीखा है उसको मैं किसके लिए करूँगा, जो मरीज आएगा, मरीज मेरे लिए अन्य हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए मैं अपनी सारे ज्ञान का उपयोग करूँगा कि हाँ, मरीज को ये है तो मैं क्या दवाई दूँ, कैसा उसका ट्रीटमेंट करूँ। वकील है तो वो भी अपना ज्ञान और अनुभव का प्रयोग उस अन्य व्यक्ति के लिए करेगा। इसलिए बोला गया है कि ये पेशे में जो भी व्यक्ति अपना ज्ञान अर्जित किया रहता है ना, उसका प्रयोग वो अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। पांचवा है समाज को लाभ। अब देखो बच्चों, डॉक्टर नहीं रहेगा, आप बीमार पड़ जाओगे, कौन इलाज करेगा। आप बोलना चाहिए कहीं पर बिना मतलब के फंस गए हो किसी कार्य में, आप कुछ नहीं हो, निर्दोष हो, फिर भी आपको जेल में डाल दिया, आपको बचाएगा कौन, तो ये वकील बचाएगा। बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। तो एक तरह से देखोगे तो समाज को लाभ हो रहा है कि नहीं। ये जो इंजीनियर है वो घर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो यही तो है बच्चों कि ये पेशेवर व्यक्ति से समाज को बहुत लाभ मिलता है। छठवा है आचार संहिता। तो आचार संहिता का मतलब ये होता है बच्चों की कानून। ठीक है, आचार संहिता मतलब एक कानून। तो देखो, डॉक्टर जो बनता है उसके लिए भी आचार संहिता लागू होती है कि उसको डॉक्टर बनने के लिए उसमें क्या क्या डिग्री चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए, वो आचार संहिता में लिखा रहता है। यानी ये एक तरह से कानून है। कानून में देखा जाएगा कि आप ये सबके योग्य हो कि नहीं, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। इसीलिए बोला गया है आचार संहिता। सातवां है पेशेवर वैसायिक निकाय।
अब इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो किसी पेशेवर संस्था से हमें डॉक्टरी की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम वकालत करते हैं तो किसी संस्था से यानी पेशेवर संस्था से हमारे पास वकालत की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम इंजीनियर है तो हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन देखो, कई लोग बोलते हैं ना झोला साहब डॉक्टर, उनके पास बच्चों ये डिग्री नहीं होती। आप उनसे बोलोगे ना अपनी डिग्री दिखाओ तो बोलेंगे नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो जिसके पास वो डिग्री नहीं होती ना, उसको डॉक्टर या इलाज करने का कोई हक नहीं है, उसको ये नहीं बोलना चाहिए वकालत करने का नहीं हक है, उसको इंजीनियर का काम करने का कोई ये नहीं है। इसके लिए आपको किसी ना किसी संस्था से एक डिग्री प्राप्त रहेगी, जो आप कहीं पर भी दिखाओगे आपको उस डिग्री में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा बच्चों। जैसे डॉक्टर के आप क्लिनिक में जाते हो ना, तो देखना उसके डॉक्टर जहाँ बैठता है ना, उसके पीछे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि उसने कहाँ से ये डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की है। इसीलिए बोला गया है बच्चों कि पेशेवर वैसायिक निकाय, मतलब किसी भी पेशा जो करता है व्यक्ति, उसको डिग्री इस प्रकार किसी पेशेवर संस्था से या निकाय से उसके पास में होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको पेशा भी समझ आ गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नियोजन या रोजगार। अब हम लोग पढ़ेंगे रोजगार, नियोजन या सेवा। तो बच्चों ये रोजगार, नियोजन, सेवा आर्थिक क्रिया का ही एक रूप है या इसी श्रेणी के अंदर आता है जिसमें हम धन कमाने के लिए कार्य करते हैं। तो किसको बोलते हैं? तो देखो, इसके अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय पूरे न बोलना चाहिए किसी अधिकारी से, मतलब जो हमको नौकरी देता है उसको नियोक्ता बोलते हैं, और हम जिसके नीचे काम करते हैं तो हमें नौकर कहा जाता है। एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय के लिए पूर्व निश्चित राशि, वेतन या मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। सेवा, जिसे नौकरी भी कहा जाता है, इसमें निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जो कार्य करता है उसे कर्मचारी या नियोक्ता कहा जाता है, तथा कर्मचारी जिसके निर्देशन या आदेश के पर कार्य करता है उसे नियोक्ता या सेवा नियोजक या स्वामी कहा जाता है। सेवा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक संविदा होता है, जिसमें वेतन, पारिश्रमिक, सुविधाएं, भविष्य निधि, ये सारी शर्तों के बारे में बातें होती हैं। ये कर्मचारी जो रहते हैं सरकारी कार्यालय, कंपनी, बैंक, बीमा आदि जगह पे कार्य करता है, और इनको क्या नाम से बुलाया जाता है? तो इनको प्रबंधक, अधिकारी, सचिव, शिक्षक, चपरासी, आयुक्त या निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। अब इतना बड़ा पढ़ने के बाद में भी आपको समझ नहीं आया तो मैं यूं आपको समझा देती हूँ। रोजगार किसको बोलते हैं? तो रोजगार मतलब बच्चों, हम किसी के नीचे कार्य करते हैं। रोजगार के लिए कोई विशेष योग्यता या विशेष डिग्री इसकी आवश्यकता होती होगी कि नहीं होती होगी? तो देखो बच्चों, जो रोजगार जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो उसको उसके अनुसार योग्यता होती है। जैसे चपरासी बनना है आपको, तो आपको 8वीं पास होना चाहिए। अगर आपको पटवारी बनना है तो 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, एमए होना चाहिए। ये सारी चीजें होती है ना। जो नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो रोजगार आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके अनुसार आपके पास में योग्यता होना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, ये रोजगार या सेवा जिसको बोलते हैं या नियोजन बोलते हैं ना, इसमें हमको सबसे पहले कोई फॉर्म भरना पड़ता है। जो नौकरी निकलती है उसके विज्ञापन आते हैं, हम उस विज्ञापन को भरते हैं, देखते हैं, उसके बाद फॉर्म भरे जाते हैं। भरने के बाद में एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेसिस पे लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उनके कागजातों की जांच रेख होती है। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, एक कागज दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है आप इस नौकरी में आज से जाकर ज्वाइन कीजिए। और जब हम वो लेटर वहाँ सामने दे देते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, जिसमें वो पत्र में सारी शर्तें लिखी रहती है कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हम कितने सालों तक काम करेंगे, हमको कौन से दिन छुट्टियां मिलेंगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसमें रहती है। और व्यक्ति उसको पढ़कर उस पर सिग्नेचर करता है और फिर उसको वो रोजगार मिल जाता है। आई होप बच्चों आपको मैंने जिस लय से ये समझाया आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है तो हम इसके लक्षण या विशेषता पे आ जाते हैं जिसको आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
पहला कार्यभार संभालना। तो कार्यभार कैसे संभालेंगे? जब हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और हम उसको जाकर वहां जमा करेंगे और सिग्नेचर करेंगे, हम तुरंत काम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है आदेशों का पालन करना। अब जहाँ पे हम नौकरी करेंगे वहाँ हमारे बॉस रहेंगे, बड़े बिग बॉस, है ना। जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसको नियोक्ता सेवा नियोजक या स्वामी कहा जाता है। तो हमको उनके आदेशों का पालन करना रहता है। तीसरा है पारिश्रमिक। अब यही पारिश्रमिक मतलब हम जो श्रम करेंगे उसके बदले में हमको वेतन या तनख्वाह प्राप्त होगी। तो उसमें पहले से ही लिखा रहता है ज्वाइनिंग लेटर में कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, तो हम काम करेंगे उसके बदले हमको पारिश्रमिक मिलेगी। नियमों एवं प्रतिमानों का पालन। अब जहाँ भी हम नौकरी कर रहे हैं ना बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे नियम रहेंगे, कानून रहेंगे। जैसे इस समय पे आपको आना है, इस समय लंच टाइम होगा, इस दिन संडे छुट्टी रहेगी या सैटरडे छुट्टी रहेगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी और उन नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। मानक आहरते नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम जो नौकरी करेंगे इसके लिए कोई भी मानक निर्धारित नहीं है। क्यों निर्धारित नहीं है? क्योंकि हम चपरासी की नौकरी करेंगे तो हमको 8वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। हमको पटवारी की नौकरी करनी है तो हमको 12वीं पास चाहिए। अगर हमको टीचर बनना है तो हमको क्या चाहिए? बीएड की डिग्री चाहिए, एमए चाहिए, एमकॉम चाहिए। मतलब जो रोजगार करना चाहते हो आप, उसके अनुसार इसमें योग्यता चाहिए होती है। इसीलिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया कि आप क्या नौकरी करना चाहते हो। अधीनस्थ, जो लास्ट पॉइंट है, छठवां। तो अधीनस्थ मतलब है हम किसी के अधीन, मतलब हम किसी के नीचे रहकर उनके सारे नियम कानून आदेशों का पालन करते हैं। यानी हम नौकरी कर रहे हैं मतलब हम किसी के अधीनस्थ हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये व्यवसाय, पेशा, रोजगार अच्छे से समझ आया। अगर नहीं समझ आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बताऊंगी आपको कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बना कर दूंगी। व्यवसाय, पेशा और रोजगार तीनों अच्छे से समझ लिया। फिर भी मुझे पता है आप लोग को छोटा मोटा डाउट तो जरूर होगा, तो डाउट है तो उसको क्लियर करते हैं ना। चलिए, पेशा, व्यवसाय, रोजगार में हम लोग अंतर पढ़ते हैं और अंतर को हमने देखिए 3 अंतर है तो हमने 3 कॉलम उसके लिए बनाया और 2 कॉलम एक क्रम का और एक अंतर का आधार का। तो मैंने आपको सिखाया है बच्चों कि जब भी अंतर आए तो हमको ऐसे ही प्रारूप में बनाना चाहिए। तो पहला अंतर में देखिए मैंने लिखा है आशय। तो जब भी किसी का अंतर आता है ना, अब फटाफट ना उसका आशय लिख दो पहले अंतर में। तो देखिए मैंने आशय में लिखा है लाभ अर्जन के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? व्यवसाय कहलाता है। छोटा सा ही लिख देना। सेकंड देखो मैंने पेशा में क्या लिखा, विशिष्ट ज्ञान के सहारे जो भी हम के जरिए हम लोग जो भी योग्यता के आधार पे कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? पेशा कहलाता है। और रोजगार किसे कहते हैं? जो निश्चित समय पूर्व निश्चित राशि वेतन मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? रोजगार कहते हैं। तो आई होप आपको आशय अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए हम लोग क्या लिखा है मैंने अंतर के आधार में, योग्यता। तो देखिए बच्चों ये जो व्यवसाय है ना उसके लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है। कोई ज्यादा यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है ना वो भी व्यवसाय कर सकता है और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए कोई ना विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब पेशा में आते हैं बच्चों तो मैंने क्या बताया आपको, पेशा के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। 1 मिनट यहाँ पर तो बच्चों हम लोग आते हैं योग्यता पे। तो ये जो व्यवसाय रहता है ना बच्चों इसके लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति है कम पढ़ा लिखा है ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। बस उसको क्या होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, साहस होना चाहिए उसमें व्यवसाय करने का। अब आते हैं पेशा में। तो बच्चों मैंने बताया ना पेशा मतलब विशिष्ट ज्ञान। जो विशिष्ट ज्ञान के जरिए हमको जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? पेशा। जैसे मैंने बताया था डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टरी का पेशा करने के लिए हमको क्या चाहिए? डॉक्टरी की विशेष योग्यता चाहिए। वकालत करने के लिए हमको वकालत की विशेष योग्यता चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि पेशा के लिए हमें क्या जरूरत है? विशिष्ट योग्यता की जरूरत है। अब आते हैं रोजगार के लिए।
तो रोजगार के लिए जो भी हमारा पद रहता है, रोजगार का जो पोस्ट रहता है, उसके अनुसार योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर छोटा पोस्ट है तो छोटी योग्यता की आवश्यकता है, और अगर बड़ा पोस्ट है जैसे कलेक्टर हो गया, सचिव हो गया, आयुक्त हो गया, तो बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। ठीक है, अगला आते हैं तीसरा, पूंजी की आवश्यकता। तो बच्चों जो ये व्यवसाय होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और एनी टाइम पैसा लगता रहता है, क्योंकि व्यवसायी जो है पैसा लगाते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसलिए व्यवसाय के लिए ढेर सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं पेशा में। तो पेशा में बच्चों पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरुआत में होती है। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा तो शुरुआत में क्या करेगा, बहुत सारा उसमें पैसा या पूंजी लगाएगा, है ना, उसके बाद पूंजी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। अब आते हैं रोजगार में। तो बच्चों जब भी हम लोग रोजगार करते हैं ना, इसमें हमें कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए चौथा, जोखिम, रिस्क। तो बच्चों व्यवसाय में बहुत ज्यादा जोखिम है, बहुत रिस्क है। क्यों? क्योंकि कब क्या हो जाए कौन जानता है। जैसे अभी देखो कोरोना काल था तो कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, सब चीज बंद था, है ना, तो ये व्यवसायी लोग को कितना नुकसान हुआ होगा। इसीलिए बोला गया है कि व्यवसाय में जोखिम ज्यादा होता है। अब आते हैं पेशा में बच्चों। तो पेशा में थोड़ा सा जोखिम कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक बार आपने क्लिनिक खोल लिया, मरीज आते रहेंगे, तो आपको उतना ज्यादा यानी जोखिम या रिस्क नहीं उठाना पड़ता। अब आते हैं बच्चों रोजगार में। तो रोजगार में हमको बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना पड़ता, समय पे तनख्वाह हमारी आते रहती है। अब पांचवा है हमारा प्रतिफल या पारिश्रमिक। तो बच्चों ये जो व्यवसाय होता है ना, जब हम व्यवसाय करते हैं तो हमें प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है आपको पता है? लाभ मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने व्यवसाय किया, हमें बहुत सारा लाभ हुआ, जिसको प्रॉफिट भी बोलते हैं, है ना। अब आते हैं पेशा। पेशा में क्या मिलता है? हम पेशा करते हैं तो क्या मिलता है? तो इसमें डॉक्टर को क्या मिलती है? फीस मिलती है। वकील को क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो पेशा में पारिश्रमिक क्या मिलता है या प्रतिफल क्या मिलता है बच्चों? फीस के रूप में मिलता है। अब आते हैं रोजगार। तो रोजगार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, पूरे महीने भर काम करते हैं, अंत में हमको क्या मिलता है बच्चों? तनख्वाह मिलती है या वेतन मिलता है ना। अब आते हैं छठवा, सम्मान या प्रतिष्ठा। तो ये व्यवसायी लोग है ना, इनमें जो है सम्मान या प्रतिष्ठा जो है ना, इनके लिए लोगों का कम रहता है। अब आप देखो कितने सारे कपड़ा व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी हैं, इनको लोग उतना नहीं जानते हैं, है ना, तो बस इनका यानी समाज में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अब आते हैं पेशा में। तो पेशा में देखो डॉक्टर, जो डॉक्टर रहता है, वकील रहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर रहता है, बोलते नहीं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा वकील है। तो पेशा में हमको प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। ठीक है। अब आते हैं रोजगार। तो रोजगार में जो नीचे पोस्ट पे रहते हैं ना, जैसे हम शिक्षक, हम टीचर, हम लोग को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन थोड़ी कम मिलती है। लेकिन वहीं पर देखो कलेक्टर, सचिव, आयुक्त, इनको वो देखो हमारे रायगढ़ का कलेक्टर जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो रोजगार पे बच्चों जो ऊंचे पदों पे रहते हैं उनको प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। अब आते हैं कानून। तो बच्चों ये जो व्यवसाय है ना, व्यवसाय के नियंत्रण के लिए, नहीं तो बहुत सारे व्यवसाय खुल जाएंगे, इसलिए व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए कानून बने हुए हैं। 6 से 8 कानून होंगे इसमें। ठीक है। अब आते हैं पेशा। तो पेशा में बच्चों कानून नाम मात्र के बने हुए हैं, और ये जो रोजगार है ना, इसमें कोई भी विशेष प्रकार के कानून नहीं बने हुए हैं। अब लास्ट देखो बच्चों, मैंने लिखा है, जो भूल गई थी मैं, उदाहरण। तो पैसे के लिए हम लोग उदाहरण किस व्यक्ति को देंगे? जैसे मैंने लिखा है कपड़ा व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी, आप और भी व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय का नाम लिख सकते हो जो व्यवसाय करते हैं। और पेशा के लिए मैंने क्या लिखा है? डॉक्टर और वकील, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं रोजगार। रोजगार में मैं अपना नाम कैसे भूल सकती हूँ? मैंने डाला है टीचर, जिसको शिक्षक बोलते हैं, कलेक्टर, चपरासी, आयुक्त, सचिव, ये सब लोग रोजगार में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। ये जो है डॉक्टर, वकील, ये इंजीनियर, ये लोग पेशा करने वाले हैं। और कपड़ा व्यवसायी
और सब्जी व्यवसायी, या फिर आप बोल सकते हो लोहे का व्यापारी, है ना, ये सारे लोग क्या है, व्यवसायी हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।